गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में आपने जो पढ़ा है वो आपने पढ़ लिया पार्ट 11, यानी 11 वीडियोस आपके पास आ चुके हैं। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट 12 है, यानी 12वां। ठीक है ना। पार्ट कौन सा है? पार्ट 12 आप पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट 11 में पार्ट 11 में मैंने आपको आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया था। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो ये है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आप जानने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इससे क्वेश्चंस आते हैं और उनका हम आंसर किस प्रकार देंगे। ठीक है ना। तो नाउ स्टार्ट योर वीडियो। चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो आपका जो प्रश्न है वो ये है, क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है, क्यों? बहुत बढ़िया प्रश्न है। नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आंसर देते हैं। क्या होगा आंसर कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक है ना। 7 का हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है ना। और यहीं पर अगर हम ऑक्सीजन का करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। क्या होता है? 8। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 ये हो जाएगा, 2p4 होगा। अब अगर हम आपको पता है कि p ऑर्बिटल्स में 3 कक्षक बनते हैं। ठीक है ना। p कोश में, p सब सेल में कितने कक्षक बनते हैं? 3 कक्षक बनते हैं। ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू आप हुंड्स के अनुसार यहां पर क्या होगा? 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम बात करें इस वाले की तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब ये कक्षक, क्योंकि 3 कक्षक हैं तो उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। यहां पर 3 है यानी आधे भरे हैं, तो इसको हम कहेंगे अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित। ठीक है ना। और इसको अपूर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपूर्ण। समझने के लिए थोड़ी देर में डिटेल आपको करता हूं कि अगर 2p6 होता क्या होता? तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको हम कहेंगे पूर्ण पूरित। क्या कहेंगे? पूर्ण पूरित कक्षक कहेंगे, या पूरी भरी हुई है। अर्धपूरित मतलब आधी भरी हुई है। अब अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है ना, या आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए 1, तो इसको अपूर्ण मानेंगे। क्या मानेंगे? अपूर्ण। 2 अब भी अपूर्ण है। 3 हो गया तो ये अर्धपूरित हो गई। 4 है तो भी अपूर्ण है। 5 है तो भी अपूर्ण है। 6 है तो पूर्ण पूरित हो जाएगी। समझ में आया? मतलब कहने का है कि किसी उपकोष के कक्षकों में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाफ यानी आधे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी हाफ आधे हैं, तो क्या हो जाएगा भैया? कक्षक जो हो जाएंगे वो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित हो जाएंगे।
ठीक है ना। ये कंडीशन है और ये कंडीशन है, तो ये जो विन्यास होते हैं ये स्थायी विन्यास होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, अर्थात इनका स्थायित्व तो अधिक होता है, और ऐसी कंडीशन वाले अस्थायी होते हैं। समझ में आया? ऐसी कंडीशन वाले क्या होते हैं बेटे? अस्थायी होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि आयोनाइजेशन, तो भैया जो स्टेबल है, स्थिर है, स्थायी है, उसके बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सर्वाधिक ऊर्जा की, यानी सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अगर ये अपूर्ण कंडीशन है या ऐसी होती है ना, तो भी अपूर्ण है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालिए, ये स्थायी नहीं है, ऑलरेडी भटक रहे हैं, तो अस्थायी होने के कारण इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना अत्यधिक आसान हो जाता है। इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना अत्यधिक आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो हम चलते हैं अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो हम जो डिफाइन करेंगे वो क्या लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन के बाह्य कोश का पी उपकोष, नाइट्रोजन के बाह्य कोश का पी उपकोष, ठीक है ना। कौन सा? नाइट्रोजन के बाह्य कोश का पी उपकोष अर्धपूरित है, अर्धपूरित है, जो कि एक स्थायी विन्यास होता है, स्थायी विन्यास होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की सॉरी गलत लिख गया, आवश्यकता होती है। ठीक है ना। नाइट्रोजन के बाह्य कोश का पी उपकोष, ये लिखा हुआ है ना, अर्धपूरित है, जो कि एक स्थायी विन्यास होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे लिख सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन के बाह्य कोश का पी कोश का सॉरी यहाँ पे बाह्य कोश का पी उपकोष, बाह्य कोश का पी उपकोष अपूर्ण, जो कि अस्थायी विन्यास होता है, जो कि अस्थायी विन्यास होता है, अपूर्ण है, जो कि अस्थायी विन्यास होता है। ठीक है ना। नाइट्रोजन के बाह्य कोश का पी उपकोष अर्धपूरित है, जो कि एक स्थायी विन्यास है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। जबकि ऑक्सीजन के बाह्य कोश का पी उपकोष अपूर्ण है, जो कि अस्थायी विन्यास होता है। ठीक है ना। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। आगे लिख सकते हैं, इसलिए नाइट्रोजन के प्रथम आयनन विभव
का मान ऑक्सीजन की प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है, प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। आ गया होगा समझ में, मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और बहुत बेहतरीन ढंग से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। ये था आपका एक पहला प्रश्न जो कि आपका इतना सॉल्व हुआ। और अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चंस में कि अगला प्रश्न क्या है, इसको हम साफ कर देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन है फास्फोरस की प्रथम आयनन विभव का मान ऑक्सीजन की सल्फर की प्रथम आयनन विभव, फास्फोरस के प्रथम आयनन विभव का मान सल्फर के प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है, क्यों अधिक होता है, क्यों? ठीक है ना। तो देखिए आइए आगे देखते हैं कि फास्फोरस यानी प्रतीक P, परमाणु क्रमांक 15। फास्फोरस का प्रतीक P होता है और परमाणु क्रमांक 15 होता है। ये अंधेरे में चमकता है इसलिए इसका नाम फास्फोरस पड़ा है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3 ये विन्यास आता है। अब अगर हम इसकी 3p कोष का वो बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो ये कौन सा विन्यास आ गया भैया? अर्धपूरित विन्यास है। कैसा विन्यास है ये? अर्धपूरित विन्यास की बात कर रहे हैं, है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की, यानी सल्फर 16 होता है, सल्फर का प्रतीक S होता है और एटॉमिक नंबर 16 होता है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 होता है। तो ये था 3p3 का विन्यास और अब हम बनने जा रहे हैं 3p4 का। तो 1, 2, 3 एंड देन 4। ये अवस्था क्या कहलाती है? अपूर्ण अवस्था कहलाती है ना, अपूर्ण अवस्था। ये विन्यास स्थायी विन्यास होता है और ये अर्धपूरित होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको बहुत डिटेल से समझाया है और आपकी समझ में भी आ गया होगा अगर आपने ध्यान से देखा है। देखिए केमिस्ट्री, ठीक है ना, केमिस्ट्री को देखने के लिए, समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, अन्यथा आपकी केमिस्ट्री समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है ना, केमिस्ट्री समझ में आने वाली नहीं है। क्लियर हुआ? अब अगर हम इसको डिटेल में लिखना चाहें तो ये 3p4 है, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आंसर देने में प्रॉब्लम ना हो। तो लिख सकते हैं क्या कि फास्फोरस के बाह्य कोश का पी कोश बाह्य कोश का पी कोश अर्धपूरित है ना। कैसा है? अर्धपूरित है, जो कि स्थायी विन्यास को प्रदर्शित करता है,
करता है, अतः इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ठीक है ना, अतः इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जबकि क्या पढ़ा भैया कि अस्थायी विन्यास में, है ना, स्थायी विन्यास होने के लिए इसके आउटर सेल से या बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि सल्फर के बाह्य कोश का पीयूष कोश, बाह्य कोश का पीयूष कोश अपूर्ण है, बाह्य कोश का पीयूष कोश अपूर्ण है। ठीक है ना, अब जबकि सल्फर के बाह्य कोश का पीयूष कोश अपूर्ण है, जो कि क्या लिख सकते हैं, जो कि अस्थायी विन्यास को प्रदर्शित करता है, जो कि अस्थायी विन्यास को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, किसको प्रदर्शित करता है, अस्थायी विन्यास को रिप्रेजेंट करता है, जिससे अतः इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती। ठीक है ना, अस्थायी विन्यास होगा, अभी पहले भी वाले में भी बताया था कि अस्थायी विन्यास होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना अत्यंत आसान हो जाता है। ठीक है ना, आवश्यकता होती है, इसलिए फास्फोरस के प्रथम आयनन विभव का मान सल्फर की प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। दैट्स ऑल, फिनिश, क्वेश्चन फिनिश। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और आपकी अगर समझ में आ जाएगा तो ये रटना नहीं पड़ेगा, केवल आपको ये समझना है अर्धपूरित है या अपूर्ण है, ऐसी कंडीशन आती है तो इन प्रश्नों को बस देखना है, समझना है, रटने की आवश्यकता नहीं है, बड़े आसानी से ऑलरेडी ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी ये ऐसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं तो ऑलरेडी आपकी केमिस्ट्री बेहतरीन से बेहतरीन होने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। आप शुरू से देखते जाइए, सारे न्यूमेरिकल्स, सारे प्रश्न, सारे क्वेश्चंस और हेडिंग्स, डेफिनिशंस, नियम्स, सब कुछ आपको सीरियल बाय सीरियल करवा रहे हैं, ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो आप अगर चाहें तो हमारे चैनल पर बने रहें और आपकी केमिस्ट्री अच्छे से अच्छी होती जाए। चलिए हम चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं।
तो अगले प्रश्न में हमारा क्या प्रश्न बनता है वो ये है, क्वेश्चन है ऑक्सीजन की द्वितीय आयरन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन की द्वितीय आयरन ऊर्जा का मान नाइट्रोजन की द्वितीय आयरन ऊर्जा से अधिक होता है। ऑक्सीजन की द्वितीय आयरन ऊर्जा का मान नाइट्रोजन की द्वितीय आयरन ऊर्जा से अधिक होता है, क्यों? ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि हमारा आंसर है क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन का विन्यास करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है और सिंबल इसका O होता है। 1s2 2s2 2p4 है ना, और नाइट्रोजन का विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p3। इसका हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इसके अंदर तो 1 2 3 एंड 4, और इसके फिल करते हैं तो 1 2 3। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, तो ये स्थायी विन्यास होता है यानी अर्धपूरित है, और ये अस्थायी होता है मतलब अपूर्ण है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अपूर्ण और स्थायी बदलने के लिए। लेकिन उसने कहा है द्वितीय आयनन ऊर्जा। द्वितीय आयनन ऊर्जा का मतलब है कि इसके बाह्य कोश से एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जा चुका है। अब हमें दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसे द्वितीयक आयनन ऊर्जा कहेंगे, और अगर जरूरत पड़े तीसरे को निकालना है तो उसे तृतीयक आयनन ऊर्जा कहेंगे। इस आधार पर अगर हम चले कि हमें एक एक इलेक्ट्रॉन यानी प्रथम आयनन ऊर्जा के लिए अगर हम ऐसी कंडीशन कर दें, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया और एक इससे निकल गया, तो अब आप देख रहे हैं कि ये अपूर्ण हो जाता है और ये स्थायी हो जाता है, अर्धपूरित हो जाता है। ये है अपूर्ण हो गया और ये हो जाएगा स्थायी, या कह दें कि अर्धपूरित। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अर्धपूरित विन्यास हो जाएगा। क्लियर हुआ? कब? जब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया और एक इससे निकाल दिया, तो ऐसी कंडीशन बचती, ऐसी स्थिति आती है। इस आधार पर हम आंसर देते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया जिससे कि ऐसी स्थिति बची जो कि ये अपूर्ण हो जाता है और ये स्थायी हो जाता है। अब जब ये स्थायी हो गया तो ऑक्सीजन स्थायी है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब हम देखते हैं, आइए लिख सकते हैं क्या कि ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात अर्धपूरित कोश बचता है, जो कि स्थायी विन्यास हो जाता है। स्थायी विन्यास, ठीक है ना। अतः इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः इससे
एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अतः इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि नाइट्रोजन, है ना, अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन, जबकि नाइट्रोजन के बारे में क्या करते हैं कि नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात अपूर्ण कोश बचता है, अपूर्ण कोश बचता है, जो कि अस्थायी विन्यास होता है, जो कि अस्थायी विन्यास होता है ना। अतः या लिख सकते हैं, अतः इससे दूसरा यहां भी लिख सकते हैं, अतः इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीजन की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान, ऑक्सीजन की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान नाइट्रोजन की द्वितीय आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। दैट्स ऑल। ये प्रश्न भी आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। और आप बड़ी आसानी से क्लास 11th की केमिस्ट्री बहुत सिंपल तरीके से आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे एक छोटा सा लाइक और एक शेयर बनता है, ठीक है ना। आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जा करके, कहाँ पर, प्लेलिस्ट पर जा करके आप क्लास 11th के चैप्टर 1, 2 और 3, और अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं जो क्लास 12th में हैं तो उनके लिए आप क्लास 12th के वीडियोस के बारे में जानकारी दे दें, जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।